नमस्कार मित्रों। मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खिची आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर पायल वर्मा जो महाविद्यालय प्राचार्य हैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां 50 से 55 दिनों से हम घरों में बंद हैं और विद्यार्थी अपने विद्या से शिक्षण कार्य से दूर है, विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए जिन्होंने ये प्रयास किया और महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर होते हुए शिक्षक गणों को प्रोत्साहित करते हुए इस कार्य को शुरू किया, दायित्व भार अपने ऊपर लिया। आपसे जो है निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और विद्यार्थियों को जागरूक करें कि आप जो है इस लॉकडाउन के इस समय को खराब न करें, अपितु शिक्षण कार्य में अपने आपको जी पुरजोर से लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं महाविद्यालय में इतिहास के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हूँ। शिक्षा इतिहास पढ़ाना और पढ़ना ही मेरा काम है। आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं तो इस के तहत आपको मैं सबसे पहले ये प्रारंभिक जानकारियाँ दूंगा कि शब्द आया है इतिहास। इतिहास का मतलब तीन शब्दों से, संस्कृत के 3 शब्दों से बना है। इति है प्लस आस, अर्थात ऐसा ही हुआ है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवाए थे और जब शिक्षण कार्य कर रहे थे उन दिनों में भी मैंने बहुत सी जानकारियाँ दी। क्योंकि हम YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम शुरुआत से ही इतिहास को पढ़ेंगे। ऐसा ही हुआ है अर्थात जो अतीत की घटनाएं हैं उन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में जानना, अध्ययन करना इतिहास है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या इतिहास की आज के युग में प्रासंगिकता है? तो मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि बिना इतिहास को जाने आप नवीन ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसे स्थायी करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इतिहास के शिक्षक के रूप में मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं इस विषय से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और विद्यार्थियों को समय समय पर मैंने जो है विषय पढ़ाया और सूचनाएं दी हैं। इतिहास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एक नाम आता है हेरोडोटस, जिनका समय मिलता है 484 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व। इसमें 2 शब्द नए हैं, एक ईस्वी पूर्व, एक हेरोडोटस। हेरोडोटस जिन्हें भारतीय इतिहास का पिता कहा गया है या जनक कहा गया है, इसके पीछे कारण यह है कि ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में लिखने की शुरुआत की, भारत के संदर्भ में लिखा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। इस पुस्तक में इन्होंने भारत एवं फारस, यूनान, माफ कीजिएगा, ईरान के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया। अर्थात इस पुस्तक में इन्होंने
भारत और फारस के बीच होने वाले व्यापार का जिक्र किया है, और यह भी 5वीं सदी ईसा पूर्व में। 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत का फारस के साथ में जो व्यापार है, उस व्यापार का उल्लेख इस पुस्तक में किया है। नाम से ही आपको प्रतीत है कि ये यूनानी इतिहासकार है। इनका समय मैंने जो है 484 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व बताया है। इस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले भारत के संदर्भ में कुछ कहा गया है, कुछ लिखा गया है, इसीलिए इन्हें भारत का पिता कहा गया है। ठीक है, एक शब्द मैंने बताया था कि यहाँ ईस्वी पूर्व है का इस्तेमाल किया गया है। ईस्वी पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। देखो, हम जब यह देख रहे हैं कि भारत के संदर्भ में सबसे पहले जब किसी यूनानी इतिहास के द्वारा बताया गया है, तो इसी व्यक्ति के द्वारा इस अपने समय के काल क्रम को भारत के कालक्रम से जोड़ दिया, और अपने जो भगवान या ईश्वर है जीसस क्राइस्ट, उन जीसस क्राइस्ट के जन्म से उस समय को जोड़ दिया। अर्थात इतिहासकार बताते हैं कि 0004 वर्ष में भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और इनके पहले का समय जो है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का, और इनके बाद का समय ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जाना गया है, या हम मानते हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में इतिहास लिखने की शुरुआत यूनानियों ने की है। अतः हम इस समय को इन्होंने अपने जो ईश्वर भगवान है उनसे इस समय को जोड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब इतिहास की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले लिखित रूप में इतिहास की जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से। जिसका समय 2350 ईसा पूर्व माना गया है। तेईस सौ 50 ईसा पूर्व में भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, और सर्वप्रथम लिखित रूप में यहीं के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, भारत की अगर अब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखित रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब जब बात करेंगे तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे पास में जानकारी लिखित रूप में है? बिल्कुल है, लेकिन विद्वान इसको लेकर भी अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लेखन साक्ष्य मिले हैं ये आज तक पढ़े नहीं गए हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक रही है, अर्थात चित्रों के रूप में जो है वो वर्णों को लिखा गया है। तो विद्वानों ने इसके लिए यह मत प्रस्तुत किया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उन लिपि में वर्णों का जो इस्तेमाल किया गया है वो चित्र के रूप में है। इसीलिए उन चित्रों के माध्यम से जो उन्होंने अपने विचार या भाव प्रकट किए हैं, ये आज तक इतिहासकार जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं। लेकिन चूंकि इस समय में लिखित लेखन कार्य तो हुआ है, इसीलिए विद्वान जो है वो इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी जो सभ्यता है यहीं से लेखन की शुरुआत भारत के अंदर मानी गई है। ठीक है, देखिए मित्रों, हम लॉकडाउन के पीरियड में वर्क फ्रॉम होम की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए शिक्षण कार्य संपादित करवा रहे हैं, इसीलिए इनमें बहुत सी त्रुटियां होनी संभव है। अतः आपसे निवेदन है कि इसको जो है जहाँ भी कहीं त्रुटि हो आप उसको जो है अन्य रूप में ना लेकर और सहज रूप में लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत को, जब भारत के इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 3 रूपों में जो है बांटा गया है। पहला प्राचीन,
दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। तो क्या वास्तव में भारत के इतिहास के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं? ऐसा नहीं है। भारत के इतिहास के 3 टुकड़े नहीं किए गए, अपितु भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को सुविधा हो, उस सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कहा गया है। प्राचीन भारत का समय जो है वो सिंधु घाटी से शुरू होकर और 7वीं सदी हर्षवर्धन के काल तक माना गया। इसके बाद यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो अंतिम हिंदू सम्राट था जिसके समय केंद्रीकृत व्यवस्था रही, और हर्षवर्धन इसका समय 600 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के मध्य रहा है। और इसके बाद में केंद्रीकृत व्यवस्था का विघटन हो गया, अर्थात हर्षवर्धन अंतिम ऐसा राजा माना गया है जिसके समय भारत जो है वो केंद्रीकृत रूप में रहा है। तो इसकी मृत्यु के पश्चात अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तो उसके अंदर राजस्थान के अंदर भी अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ, और 7वीं से 12वीं सदी में राजस्थान में राजपूताना में अलग अलग राज्यों, क्षेत्रीय शक्तियों या राजवंशों का उदय हुआ। इसमें हम अलग अलग नाम देखेंगे, चाहे तो वो मेवाड़ की गोहिल वंश हो, मारवाड़ के राठौड़ वंश हो, या अजमेर के चौहान वंश हो। तो इन ये जो वंश है ये 7वीं से 12वीं सदी के बीच में उदित हुए हैं, और राजस्थान में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद अगर जब बात करते हैं तो यह जो है ये सारा पाठ्यक्रम आपको राजस्थान के इतिहास, इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसका मैं समय बता रहा हूं आपको 350 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट से जो है वो 7वीं सदी ईस्वी तक जो है वो प्राचीन भारत के अंदर, और 7वीं सदी से 12वीं सदी का जो सिलेबस है वो राजस्थान के इतिहास में। और इसके बाद में अरब आक्रमण से मुगल वंश तक का पाठ्यक्रम जो है वो मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा जाता है। अरब आक्रमण की जब बात करेंगे तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ये पहला अरब आक्रमणकारी है जिसको भारत में तृतीय अभियान में सफलता मिली। अर्थात भारत के अंदर अरब आक्रमण की शुरुआत जो है वो लगभग 7वीं सदी से ही शुरू हुई थी, और मोहम्मद बिन कासिम पहले व्यक्ति थे जिन्हें सफलता मिली। 712 ईस्वी से 715 ईस्वी तक ये इन्होंने भारत में जो है वो आक्रमण किया, शासन किया, और इसके पश्चात जो है भारत को इन्होंने लूटा। यहाँ से शुरुआत करते हुए भारत के अंदर अरब आक्रमण के बाद में तुर्क आक्रमण में 2 आक्रमणकारी हम पढ़ते हैं, पहला मोहम्मद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। इसके पश्चात जो है भारत में अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ जो दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली सल्तनत के शासकों में गिने जाते हैं, जिनमें नाम हम लेंगे खिलजी राजवंश, सबसे पहले जो है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, और अंत में मुगल। और मुगलों में भी 6 प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के पश्चात
यानी कि जब बात करेंगे कि मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की और औरंगजेब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय तक जो है मुगल वंश भारत में चरम सीमा पर रहा है। और यहाँ तक का समय जो है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो मराठा रही, जिसमें हम शिवाजी और शिवाजी के उत्तराधिकारियों के नाम पढ़ेंगे। इसके पश्चात का जो समय है अर्थात औरंगजेब की मृत्यु मुगल वंश में 1760 औरंगजेब की मृत्यु तक का जो समय है यह मध्यकालीन भारत में पढ़ा जाता है। इसके पश्चात 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, मुगल वंश का पतन, आधुनिक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भारत में। यहाँ तो हम राजस्थान में बात कर रहे थे, यहाँ भारत में आधुनिक शक्तियों का उदय, यूरोपीय जातियों का आगमन, मराठा शक्ति का विस्तार से शुरुआत करेंगे तो ये जितना भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ये आधुनिक भारत में गिना जाता है। ठीक है, तो जब बात कर रहे हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की जब बात करते हैं तो लगभग इंडिया में यूरोपीय जातियों के आगमन और विस्तार के बाद में भारत का परतंत्र होना और भारत की स्वतंत्रता के बाद में भारत का स्वाधीन होना, यानी कि 1947 तक का जो समय है ये सारा समय आधुनिक भारत के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और जब हम बात करेंगे आधुनिक तक, पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया जाता है 1947 ईस्वी। और इसके अलावा भारत के संविधान की शुरुआत यहाँ तक का जो है वो इतिहास के इस थर्ड ईयर के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, प्राचीन भारत जो है वो फर्स्ट ईयर में, मध्यकालीन भारत सेकंड ईयर में और आधुनिक भारत थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। अर्थात विद्यार्थियों को अगर इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1947 तक का जो समय है, इस समय को ही हमें इतिहास में विषय के रूप में पढ़ना होता है। तो ये तो एक शुरुआत है। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे हम इस चैनल में आप लोग मेरे साथ में इस विषय से रूबरू होंगे तो बहुत से डाउट जो अभी तक आपके मन में है वो क्लियर होंगे। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही रहता है कि वो सारा इतिहास पढ़ने के बावजूद भी उन्हें क्रम नहीं ध्यान में होता है कि कौन सी सभ्यता कब है, कौन सा राजवंश कब है, कब किस विदेशी आक्रमणकारी सत्ता ने यहाँ पर आक्रमण किया है, और इसके कारण वह वास्तविकता से तारतम्य नहीं बैठा पाते। और कंपटीशन एग्जाम में जब इतिहास के वे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कालक्रम को प्रतिपादित करते हैं तो उस समय विद्यार्थी गलत ऑप्शन का चयन करके और वहाँ पर जो है असफल हो जाते हैं। अतः आपसे जो है निवेदन है कि इस चैनल को जो हम यहाँ आज तापड़िया कॉलेज के द्वारा जब इस चैनल की जब शुरुआत की गई तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सर्वोत्तम जो है वो शिक्षण करवाना है। और इसीलिए हम इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जब सारा देश कोरोना के इस बीमारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो हम आज इस लॉकडाउन के पीरियड में भी शिक्षण कार्य को विधिवत रूप से करने के लिए आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो है वो इससे जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो है आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।